Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 12 of the chapter Hydrocarbons. हम लोग पिछले दो वीडियोस से केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि 7 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली थी सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कंबस्शन, तीसरा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, चौथा आइसोमराइजेशन, पांचवा एरोमेटाइजेशन, सिक्स्थ रिएक्शन विद स्टीम और सेवेंथ पाइरोलिसिस। हम पहले 3 को तो पढ़ चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में, वो था सब्स्टिट्यूशन, कंबस्शन और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब इस वीडियो में हम ये बाकी की चारों जो हैं प्रॉपर्टीज, दैट इज 4th, 5th, 6th एंड 7th, जो हैं आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम और पाइरोलिसिस, इनको अब हम करने वाले हैं। देखो, इन प्रॉपर्टीज में समझाने वाला बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसको मेनली आपको मेमोराइज ही करना है। तो मेमोराइज करने का अगर कोई मैं आपको टूल बता सकूं, कुछ एक्टिंग करके या जोक्स बना के या जो भी, तो वही मैं समझूंगी कि मेरी हेल्प है आपके लिए, कि आपको मैं इसे मेमोराइज करने में हेल्प कर सकूं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स आपको आनी तो चाहिए, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है आइसोमराइजेशन। आपको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, कि जब एक कंपाउंड का कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अगर वो स्ट्रेट चेन है, उसके ब्रांच चेन फॉर्म्स बन जाएं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाए, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, एक ब्रांच की अलग अलग जगह पे ब्रांच, तो उससे हमें उसके आइसोमेरिक फॉर्म्स मिलते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो आइसोमेराइजेशन के नाम से ही आपको समझ जाओगे कि ये वो प्रोसेस होगा जिसमें एल्केन के आइसोमर्स बन जाएंगे, मतलब उसके ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। जब नॉर्मल एल्केन क्या होता है? स्ट्रेट चेन एल्केन। नॉर्मल एल्केन्स ब्रांच चेन एल्केन्स में बदल जाते हैं इस प्रोसेस से। अब जब हम नॉर्मल बोलते हैं तो आप इमेजिन करोगे कि कोई पेड़ है, ठीक है? जब भी मैं इमेजिन करती हूँ इन मॉलिक्यूल्स को, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि वो एक पेड़ है। तो अगर वो सीधा है तो वो एक नॉर्मल एल्केन है, ठीक है? इस केस में क्या है? ये है हेक्सेन। हेक्सेन, अब इसे हमने ऐसा क्यों लिखा है कि ये CH3 है। CH3 आसपास तो CH3s होते हैं और बीच में चेन के क्या होते हैं? CH2। तो इसमें 4 CH2s हैं और आसपास 2 CH3 हैं, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब ये नॉर्मल हेक्सेन है। ये भी एक तरीका है हेक्सेन को लिखने का, आपको पता है, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जब ये हेक्सेन जो है या कोई भी एल्केन, अगर वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो क्या होता है कि वो ब्रांच चेन, उसके आइसोमर्स बन जाते हैं। तो नॉर्मल हेक्सेन किस में बदल जाता है? 2 मेथिल पेंटेन में और 3 मेथिल पेंटेन में। मतलब यहां 2nd कार्बन पे ब्रांच बनी, यहां 3rd कार्बन पे ब्रांच बन गई। ये तो हुए मेजर प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हम सारे प्रोडक्ट्स को लिख तो सकते हैं, लेकिन जो माइनर प्रोडक्ट्स बहुत कम बनते हैं, कई बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या, ज्यादातर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर हम मेजर प्रोडक्ट्स ही लिखते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे, बन रहे हैं, लेकिन वो सब्सटैंशियल नहीं है, इतनी क्वांटिटी नहीं है कि उसको आप निकाल के अलग से यूज करोगे। तो ये 2 जो आइसोमर्स हैं ये ज्यादा बनते हैं। अब इसको याद कैसे करूं? हम इमेजिन करेंगे ये जो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ये इसको हम पेड़ की तरह इमेजिन करेंगे और पेड़ जो है उसके साथ वो बाहर खड़ा है, और पेड़ जो बाहर खड़ा है उसके साथ ना अलग अलग चीजें उस पे एक्शन कर रही है। अगर अलग अलग चीजें उस पे एक्शन कर रही हैं तो पेड़ सीधा खड़ा है, एकदम से एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो खतरनाक से वर्ड जी कितने वो लग रहे हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सूखा एल्यूमिनियम, सूखी हवा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक हवा। तो एसिडिक एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सूखी एसिडिक हवा आई, बहुत जोर से हवा आई, और जब इतनी तेज आंधी आई तो क्या हुआ? वो पेड़ बेचारा जो ऐसे था वो फ्रे हो गया, वो छिल गया एक तरह से, और उसकी जैसे ही हवा जोर से आई वो उसकी एक ब्रांच बन गई, कई बार उसकी 2 ब्रांचेस बन गई, ठीक है? तो जो एल्केन था सीधा, उसकी ब्रांच बन गई कब? जब बिल्कुल सूखी हवा, एसिडिक हवा, एनहाइड्रस क्लोराइड वाली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली सूखी सी हवा आई उस पे, तो वो ट्री जो है वो ब्रांच हो गया।
तो उसको हम कहते हैं कि ब्रांचिंग हो गई या आइसोमराइजेशन उसका मॉलिक्यूल का हो गया। फॉर्मूला नहीं बदला, सिर्फ मॉलिक्यूल जो है टूट के साइड में हो गया, उसकी ब्रांच बन गई। तो ये था आइसोमराइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका पहला मेंबर जो होता है वो बेंजीन होता है, उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एरोमेटाइजेशन सिर्फ उन एल्केन्स में होगी जिनमें कम से कम 6 कार्बन एटम्स होंगे, और 6 कार्बन एटम्स या 6 से ज्यादा होंगे तो ही एरोमेटाइजेशन होगी। अब नॉर्मल एल्केन्स जिनमें 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, इनमें क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहली बात तो साइक्लिक होता है, ठीक है। और एल्केन जो हम कर रहे हैं नॉर्मल एल्केन्स, वो तो सीधा पेड़ है, वो वाला पेड़ जो हमारा बाहर खड़ा है। तो जो पेड़ है वो एक तो साइकिल में बदल जाएगा, एक उसमें अनसैचुरेशन हो जाएगी। किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपने अनसैचुरेटेड करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। अगर सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में, तो दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे। जब दोनों के हाइड्रोजन हटा दिए तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन अपना मिल गया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। अब ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना देंगे ताकि उनका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे डैंगल ऐसे लटकता हुआ नहीं रहेगा, वो आपस में उसको शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब जब भी एरोमेटाइजेशन होगी क्या हो रहा है? साइकिल बन रहा है और हाइड्रोजन्स निकल रहे हैं, इसलिए उसका अनसैचुरेशन भी हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन निकलने को क्या बोलते हैं? डी मतलब निकल जाना, हाइड्रोजनेशन। तो इसमें जब नॉर्मल एल्केन 6 कार्बन से ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो उनका डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है और उनका साइक्लाइजेशन हो जाता है। हाइड्रोजन निकल गया जिससे अनसैचुरेटेड हो गए, साइक्लिक हो गया, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनने के लिए साइक्लिक कंपाउंड होना जरूरी है, तो उसका साइकिल बन गया और आपको बेंजीन और उसके होमोलोगीज मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को इसीलिए एरोमेटाइजेशन या रीफॉर्मिंग भी बोलते हैं कि दोबारा एक तरह से दोबारा फॉर्म हुआ मॉलिक्यूल। एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग और रिफॉर्मिंग। अब हम इमेजिन करेंगे फिर से अपने पेड़ को। पहले क्या था? सूखी हवा थी और सूखी एसिडिक हवा। इस केस में हम इमेजिन करो कि तुम खड़े हो बाहर क्लास से बाहर और प्लेग्राउंड में और तुम कुछ कर रहे हो। एकदम से एक बॉल आता है और वो बॉल जो है वो गरम सा और ऐसे आग का गोला टाइप का, और वो तुम्हारी तरफ आ रहा है और वो तुम्हें दिख रहा है उसकी ट्रेजेक्टरी कि वो तुम्हारे पेट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा? जैसे ही तुम उस गरम से बॉल को आते हुए देखोगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम साइड पे हो जाओ, लेकिन उसी वक्त तुम्हारा क्या होगा इंस्टिंक्ट कि तुम ऐसे फोल्ड ओवर करोगे, है ना। बॉल अगर आया और एकदम से आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा अपने आप को बचाने के लिए कि पीछे हुए और अपने आप को, तो मतलब आपके पैर भी एक तरह से ऊपर की तरफ हुए, आप झुक गए, ऊपर से भी कर्ल किए, नीचे से भी कर्ल किए, वो हो गया इस केस में इस मॉलिक्यूल को। ये भी हेक्सेन ही है, हेक्सेन, यही वाला हेक्सेन। इसमें क्या हुआ कि ऊपर से वो झुक गया, नीचे से जो पैर हैं वो ऊपर आ गए, और एक तरह से ये और आया जो गोला आया है आग का गोला, या उसको कोई भी फुटबॉल क्या बास्केटबॉल या टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल आप समझो। और ये बॉल्स कौन है? ये क्रोमियम ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, ये हैं ये बॉल्स। और ये गर्म है 773 केल्विन और बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बहुत, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर कब होगा? जब वो बहुत तेजी से आ रहा है आपकी तरफ। तो वो बॉल आया और जो मॉलिक्यूल है वो मुड़ गया, और जब वो मुड़ा तो उसका टॉप और उसके, अब ये जो बॉल है, जब आप क्रिकेट खेलते हो और बॉल मारते हो तो विकेट्स निकल जाते हैं ना, विकेट्स उड़ जाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन विकेट्स है, उसमें से कुछ हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल में से उड़ जाते हैं। और मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स बहुत अच्छी आती नहीं है, तो हो सकता है कि मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ वो थोड़ा सा गलत भी हो, लेकिन आप फिर भी उसको एक सीन को इमेजिन करो। अब जो हाइड्रोजन्स, जब भी जहां जहां हाइड्रोजन्स निकले वहां क्या होगा? वहां पे डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, और डबल बॉन्ड से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है सिंगल बॉन्ड पसंद करता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंड बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता।
तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये पहला और आखिरी कार्बन सोचते हैं कि देख हम दोनों के बीच में भी तो एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, अगर हम सिंगल बॉन्ड बना लें तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये पहला और आखिरी कार्बन जो है ये भी आपस में सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक हो जाता है। अब जब स्ट्रक्चर साइक्लिक हो गया और उसमें ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हो गए और उसमें कम से कम 6 कार्बन एटम्स हैं तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। अब आप इमेजिन करो कि आपने टोलुइन बनाना है। टोलुइन क्या होता है? टोलुइन यही बेंजीन रिंग होती है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा होता है, मेथिल ग्रुप। तो इसी कंपाउंड को लो, लेकिन इन कार्बन एटम्स जो ब्रांच मतलब आखिरी कार्बन नहीं, जो बीच में किसी भी पे अगर एक मेथिल ग्रुप का ब्रांच लगा होता, अगर इसमें एक ब्रांच हो मेथिल ग्रुप का या इसमें जैसे 2 मेथिल हेक्सेन या 3 मेथिल हेक्सेन, ये क्या होगा? ये भी 3 मेथिल हेक्सेन होगा अगर मैं इस तरफ से काउंट करूं, और अगर इस पे मेथिल ग्रुप लगा होगा तो वो 2 मेथिल हेक्सेन होगा। इसका मतलब या तो 2 मेथिल हेक्सेन या 3 मेथिल हेक्सेन में से कोई भी ले लो और फिर यही रिएक्शन करो तो फर्स्ट एंड लास्ट एंड जुड़ जाएगा और जो मेथिल ग्रुप है वो लगा रहेगा। तो आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा? आपको टोलुइन मिल जाएगा बेंजीन की जगह। तो आप इसी प्रोसेस से टोलुइन भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा कंपाउंड लोगे जिससे एरोमेटाइजेशन, जिससे रिंग बनेगी और अनसैचुरेशन होगा, ताकि आपको एरोमेटाइजेशन मिल जाए। और क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस बॉल जिसको भी यूज करो, जलता हुआ बॉल होना चाहिए और बहुत तेजी से आना चाहिए, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत प्रेशर से मारना चाहिए उसको, तो वो जो है मॉलिक्यूल रिंग बना देगा। तो ये थी अगली प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं 6th प्रॉपर्टी पे, दैट इज रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम जो है इसको आप ये एक ही कंपाउंड दिखाता है, मीथेन, और इसको याद करने के लिए ड्रामेटाइजेशन की बजाय इसका एक ये है, इसका यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेथड यूज होता है इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए। यही काफी है इसे याद करने के लिए कि इंडस्ट्रियली जब बहुत लार्ज क्वांटिटीज में इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन बननी होती है तो ये प्रोसेस यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत आसान है। आसान क्यों है? कि हमारी अर्थ पे इतना फॉसिल फ्यूल ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो मीथेन हमें फॉसिल फ्यूल से नेचुरल गैस की फॉर्म में हमें मिल जाता है। मीथेन को अगर हम स्टीम से रिएक्ट करें और निकल की प्रेजेंस में और काफी टेम्परेचर पे 1273 टेम्परेचर पे, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। एक मॉलिक्यूल मीथेन का हमें 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दे देता है, जो अच्छा यील्ड है। तो हमें चाहिए, और हमें क्योंकि गैसेस है सारी, तो ये जो है ये रिएक्ट भी बहुत जल्दी करती है। तो इसलिए ऑल्दो कार्बन मोनोऑक्साइड एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, लेकिन इसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करके सेपरेट कर दिया जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियली बहुत लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसलिए इसको हम, जो मीथेन है, मीथेन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है निकल की प्रेजेंस में। निकल आप इमेजिन करो कि वो निकल मेटल है, तो वो उसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो सकता है, उसे निकल का बर्तन मान लो, जबकि हैं ये गैसेस। लेकिन 12 से निकल की प्रेजेंस में 1273 केल्विन पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। फिर आती है आखिरी प्रॉपर्टी, पायरोलिसिस। फायर, वो तुम लोग फायर बेंडर वाले वो देखते हो ना सीरियल, मेरा बेटा देखता होता था वो, जो भी फायर बेंडर और ये वो। तो फायर इज फायर। लिसिस मतलब टूटना, कट जाना। तो वही पेड़ पे आ जाओ वापस। पेड़ खड़ा है और बिजली आई, कट 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 कट। बिजली कैसे आई? एक मेटालिक तलवार की तरह, है ना, ऐसे। तो एक मेटालिक तलवार की तरह बिजली आई और उसने आके मेटल की तार की तरह, गरम मेटल की स्वॉर्ड तलवार की तरह उसने आके पेड़ को काट दिया एक ही बार में। कट, पेड़ जहां लगी वहीं पे पेड़ कट जाएगा, 2 हिस्से बना देगा। ठीक है, तो पायरोलिसिस, फायर इज आग, लिसिस इज तोड़ देना। आग, जलती हुई आग की तलवार ने, आग से मेटालिक तलवार ने पेड़ को काट दिया। तो पेड़ कौन है? एल्केन। जब भी आपके पास हायर एल्केन्स होते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स एल्केन के, वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स लोअर एल्केन्स बना देते हैं और एल्कीन्स बना देते हैं। याद करो कि किसी भी एल्केन में पहला और आखिरी कार्बन जो होता है उस पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जो बीच में कार्बन होते हैं उनमें 2-2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप कहीं से बीच में से बॉन्ड तोड़ दोगे तो उस बॉन्ड को
अगर दोनों अलग हो गए तो उनका एंड जो है उसमें एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो तो कहीं से आ नहीं रहा। तो क्या होगा, एक जो मॉलिक्यूल है वो तो एल्केन बनाएगा लेकिन एक एल्कीन बना देगा। तो आपको जब भी पाइरोलिसिस होगी तो आपको एक एल्केन मिलेगा और दूसरा एल्कीन मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हाइड्रोजन्स तो उतने ही हैं और कार्बन भी उतने ही है। तो उस हिसाब से जो हाइड्रोजन है, एक दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा एक की तरफ जाएंगे, वो बन जाएगा एल्केन, और जिसके पास दो हाइड्रोजन कम है वो एक डबल बॉन्ड बना लेगा तो वो बन जाएगा एल्कीन। तो इस प्रोसेस को इसीलिए पाइरोलिसिस या क्रैकिंग भी बोलते हैं, कि उसने क्रैक करके रख दिया, खटक, उसको काट दिया ट्री को। अब ये है हेक्सेन। हेक्सेन को 773 केल्विन पे अगर आप हीट करो, और मेटल तलवार कौन से मेटल्स की है, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल की तलवार है और बहुत गर्म लाल बिल्कुल और बिजली की तरह आती है और मॉलिक्यूल को काटती है। और आपको क्या मिलता है, अगर उसने आके सिर्फ दो हाइड्रोजन उड़ा दिए तो ये C6H12 क्या हुआ, हेक्सीन, हेक्सीन बन गया और हाइड्रोजन बन गया। अगर उसने दो कार्बन के बाद काटा तो आपको C2H6 हेक्सेन इथेन और C4H8 ब्यूटीन मिल गया। अगर उसने दो जगह पे तलवार ने काटा तो C3H6 मिल गया, C2H4 मिल गया। C3H6 क्या है, प्रोपीन, C2H4 क्या है, इथीन, और CH4 क्या है, मीथेन। एक एल्केन, दो एल्कीन्स मिल गए आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको, अब ऐसा होता क्या है कि आपको इनमें से एक रिएक्शन नहीं होता। आप एक मॉलिक्यूल से शुरू नहीं करते कि या तो ये बनेगा या ये बनेगा। यस, एक एक मॉलिक्यूल से या तो ये दोनों बनेंगे या ये बनेंगे या ये। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम 1 ग्राम के साथ भी शुरू हुए तो हमारे पास मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको कोई मॉलिक्यूल ऐसे टूटेगा, कोई ऐसे टूटेगा, किसको कहां पे पड़ी तलवार की उसको क्या पता, है ना। बीच में पड़ी या ऊपर ही पड़ गई या हाइड्रोजन ही उड़ गए, बाल ही उड़ गए, कहीं पे भी जब अटैक हो रहा है तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, किसी को तो दो पड़ गई, है ना। तो अलग अलग आपको प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल जाएगा। अब ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करते हैं, आपको याद है कि हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको बताया था जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी कि हैलोजिनेशन जब होती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है पहला होता है इनिशिएशन, सेकंड होता है प्रोपगेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन ऑफ द चेन। वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसमें इसको कहाँ यूज करते हैं, क्यों ये यूजफुल है, क्यों हम तोड़ते क्यों है मॉलिक्यूल्स को, क्या फायदा है हमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स या तलवार चलाने का बिना बात के। जितना बड़ा पेट्रोलियम, मेनली हम एल्केन्स, मेनली पेट्रोलियम, एल्केन्स एंड एल्कीन्स पेट्रोलियम में होते हैं और पेट्रोलियम को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जितना भारी मॉलिक्यूल होता है, जितना भारी फ्रैक्शन होता है, उतना वो बेकार फ्यूल होता है, क्योंकि वो पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करता है। उससे जिसमें पोल्यूशन ज्यादा होगी इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबस्टन है। इनकम्प्लीट कंबस्टन है मतलब कि उसको उसका फुल रिएक्शन नहीं हो रहा, पूरा यूटिलिटी नहीं है, वेस्ट है। अगर मॉलिक्यूल छोटा होता है जैसे मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कंप्लीटली मीथेन बर्न कर जाता है। क्यों, क्योंकि मीथेन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, उसको सरफेस एरिया बढ़ गया छोटे मॉलिक्यूल का, चारों तरफ से उसको घेर के सारा रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्केन्स और एल्कीन्स के, वो बेटर फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए हम उनका पाइरोलिसिस करते हैं, इसलिए उनका पाइरोलिसिस किया जाता है। तो फ्री रेडिकल प्रिपरेशन ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल गैस या पेट्रोल को हम, केरोसिन जो होता है, केरोसिन थोड़ा हेवियर फ्रैक्शन होता है, तो ऑयल गैस या पेट्रोल हम केरोसिन से क्रिएट कर सकते हैं। पेट्रोल से भी लाइटर ऑयल गैस होता है, तो कई बार हम पेट्रोल से भी ऑयल गैस प्रिपेयर कर लेते हैं। मतलब जो भी हमें बड़ा हाइड्रोकार्बन मिला उसको काटो, उसे क्रैक करो, उसका पाइरोलिसिस करो, छोटे मॉलिक्यूल्स बना लो। अब इन छोटे मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर को फ्यूल की तरह जब यूज करोगे तो ये बेटर जलेंगे और पोल्यूशन कम होगा। तो केरोसिन को पेट्रोल में कन्वर्ट करने का तरीका है ये, बेटर और मोर एफिशिएंट फ्यूल बना। अब एग्जांपल है ये डोडेकेन। डोडेकेन 12 कार्बन एटम्स का एल्केन होता है, ये केरोसिन ऑयल में होता है। तो डोडेकेन को प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में आपने 973 केल्विन पे बहुत तेज हीट पे, और तलवार कौन सी थी, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल की तलवार आई और बिल्कुल लाल गरम 973 केल्विन पे आके उसने काट दिया मॉलिक्यूल को। काटा तो आपको क्या मिला, हेप्टेन मिला, C7H16, C5H10, 5 कार्बन के बाद उसने काट दिया।
तो क्या आपको सिर्फ यही 2 कंपाउंड मिलेंगे? हमें पता है कि यही 2 नहीं मिलेंगे, और भी बहुत सारे मिल सकते हैं। तो अगर हम चेन को 12 कार्बन की चेन है, कहीं कहीं काटें, जगह जगह पे काटें, तो हमें बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ये मेन प्रोडक्ट्स होंगे। और ये जो मिक्सचर है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स का, ये हमें है, ये केरोसिन में था, इससे कम वाला जो है हमें अब वो पेट्रोल के फ्रैक्शन में मिलेगा। या आपको अगर इससे भी छोटे फ्रैक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी निकलेगी। तो उसको आप, उन फ्रैक्शंस को फिर आप यूज कर सकते हो बेटर फ्यूल्स की तरह। तो इसलिए हम उसका पायरोलिसिस करते हैं। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की। और इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आओ मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।